हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के MCQs करने वाले हैं। पहले पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद देखना तुमसे हो रहा है कि नहीं, फिर सॉल्यूशन देखना, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आओ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। ठीक है, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। देखो, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, 3 लॉ यानी कि 3 नियम दिए थे। इसमें से जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। पहला लॉ बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, जब तक वो रेस्ट में है, एट रेस्ट, या मोशन कर रहा है, और इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट में है या इन मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यानी कि बाहरी बल, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल उस पर नहीं लगेगा, तब तक वो अपना रेस्ट का स्टेट और या मोशन का स्टेट कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, डू नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, तब तक अगर वो रुका हुआ है या चल रहा है, ठीक है, तो वो अपना इनिशियल स्टेट कभी नहीं बदलेगा। यानी कि अगर मान लो रुका हुआ है, तो जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाओगे, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो चलेगा नहीं। और जब तक कोई मोशन में है और जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो रुकेगा नहीं। ठीक है, अब देखो, जो सेकंड लॉ है, ये बोलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। यानी कि जो फोर्स है वो निर्भर करता है कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ठीक है, तो यहीं से फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब देखो, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि जो तीसरा नियम है, वो कहता है कि एवरी एक्शन, हर कर्म का उल्टा फल आपको जरूर मिलता है। ठीक है, जिंदगी में भी है और यहाँ पे लॉ भी है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब, मान लो एक दीवार है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दीवार पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो दीवार है, ये भी मेरे पे उल्टा 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। यही होता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और, ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी कि बल की एसआई यूनिट क्या है, इकाई क्या है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है, अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल। मान लो कोई बुक रखा हुआ है किसी टेबल पे, अब बुक तो टेबल पे कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तो टेबल भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ऑप्शन बी है, अ रॉकेट लॉन्चिंग। मान लो एक जब रॉकेट लॉन्च होता है तो नीचे आग निकलते रहता है। ठीक है,
तो ये जो आग निकल रहा है ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और वही फोर्स ऊपर की तरफ रॉकेट को भेज रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणफल को क्या कहते हैं। पूछ रहा है मास इनटू वेलोसिटी, इस चीज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हो जाएगा मोमेंटम, और इसको पी से बोलते हैं मोमेंटम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मोमेंटम, इसको संवेग भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट्स विच क्वांटिटीज, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम किन मात्राओं के बीच संबंध स्थापित करता है। देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास तो कांस्टेंट है यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी का मास 10 kg है तो फिर तुरंत ही 20 kg हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स एक्सेलरेशन पे निर्भर करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर घटेगा तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन अगर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन ए। फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिश्ता बताता है, संबंध बताता है, ठीक है, बल और त्वरण के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, किसी वस्तु को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है इनर्शिया, यही हो जाएगा इसका आंसर। मान लो कोई बॉल रखा हुआ है ज़मीन पे, ठीक है, और ये रेस्ट पे है, यानी कि रुका हुआ है। तो अब पहला लॉ तो ये बोलता है कि जब तक इस पे कोई फोर्स या बाहर से बल नहीं लगेगा तब तक ये मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो रुके रहने की टेंडेंसी जो है वो नहीं चेंज हो रही है, नहीं बदल रही है, वो होता है इनर्शिया की वजह से, ठीक है। और इसीलिए पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज, यानी कि कोई वस्तु तब तक स्थिर या समान गति में रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ये कौन सा लॉ है ये पूछ रहा है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विच फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है टेंशन, ये नहीं होगा। जब किसी धागे को दो तरफ से पकड़ के खींचा जाता है तब उस पर टेंशन लगता है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ये भी नहीं होगा। फ्रिक्शन जब बॉल मान लो इस तरफ चल रहा हो ज़मीन पे तो उसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। इस पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मान लो ये सर्कुलर रोड है, यानी कि गोल गोल सड़क है, इस पे कोई कार चल रहा है इधर, तो ये जो सेंटर है ये वाला फोर्स, ये सेंटर की तरफ फोर्स लगता है एक, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन इफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट, यदि किसी वस्तु पर बल दो गुना कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब A1 मान लो F अपॉन एम है, ठीक है। अब नया एक्सेलरेशन निकालना है जब फोर्स को दुगना कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2F आ जाएगा अपॉन एम, फोर्स दुगना हुआ है, मास उतना ही है, तो F अपॉन एम के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं। तो A2 इज इक्वल टू 2A1 हो गया, ठीक है, यानी कि A2 A1 का दुगुना है, ठीक है। तो जो जब फोर्स डबल किए तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये दो गुना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, समान वेग से चलती हुई वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होता है। अब देखो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, तो मास इंटू ज़ीरो करोगे, किसी को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने में ज़ीरो,
तो फिर फोर्स भी 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी शून्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन विच डायरेक्शन रिलेटिव टू मोशन, ठीक है। घर्षण बल गति के सापेक्ष किस दिशा में कार्य करता है? ऑप्शन ए है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं। मान लो कोई बॉल चल रहा है इस तरफ, ठीक है, राइट साइड, तो फ्रिक्शन उसके पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तभी ना रुकेगा। आगे की तरफ ही अगर फ्रिक्शन लगेगा तो फिर और तेजी से ना आगे चलने लगेगा, पीछे की तरफ। और फ्रिक्शन जो होता है वो घर्षण होता है, रोकने वाला फोर्स होता है, ठीक है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ, गति की विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री पे नहीं लगता है, इन एनी डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्सेस, यानी कि यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं तो कुल बल कितना होगा, ठीक है। मान लो एक बॉक्स रखा है, एक डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है। इस तरफ F1 फोर्स लग रहा है और इस तरफ F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा F1 प्लस माइनस F2। अब माइनस कैसे आया ये, देखो, मान लो लेफ्ट साइड में F1 लग रहा है तो उसके अपोजिट साइड में F2 लग रहा है, ठीक है। अपोजिट जहाँ भी आएगा तो इसको ऐड करने के लिए, देखो, टोटल फोर्स निकालने के लिए तो ऐड करना ही पड़ेगा, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है F2, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो F1 से घटेगा, ठीक है। F1 प्लस माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और F2 दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 10 प्लस माइनस 5, यानी कि 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सम ऑफ द फोर्सेस नहीं आएगा, अपोजिट पूछ रहा है तो अपोजिट में डिफरेंस आता है, यानी कि बलों का अंतर, दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 10 kg एंड इज एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस पर कितना बल कार्य करता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आ जाएगा 10, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2, 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉन कॉन्टैक्ट इन नेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क रहित होता है, ठीक है। अब देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। फोर्स दो तरीके के होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये होता है संपर्क वाले फोर्स, यानी कि इसमें संपर्क में रहना जरूरी होता है, और ये होते हैं संपर्क रहित, ठीक है, यानी कि इसमें संपर्क में होना जरूरी नहीं होता है। मान लो कोई बॉल है, आगे की तरफ चल रहा है, तो इसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन हो गया एक कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लो दीवार है, इस पे कोई धक्का दे रहा है और 20 न्यूटन की फोर्स है, तो ये दीवार भी दूसरी तरफ उस आदमी की तरफ 20 न्यूटन के फोर्स से धक्का देगा, ठीक है। तो अब धक्का दे रहा था, चिपक के ही धक्का दे रहा है, ठीक है। तो चिपका हुआ है और ये जो फोर्स लगाया दीवार उस पे, वो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरीके का फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में और आ जाएंगे, टेंशन आ जाएगा। टेंशन जब किसी धागे को पकड़ के दोनों तरफ से पकड़ लो और खींचो तो टेंशन लगता है, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, इसमें आपस में चिपके रहने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मान लो दो बॉल रखा हुआ है तो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका और एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर खुद देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
What happens to the momentum of an object when its velocity is halved? किसी वस्तु के वेग को आधा करने पर उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को आधा कर देंगे अगर, तो मोमेंटम भी आधा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू mv/2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सेलरेशन इफ द अप्लाइड फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट? यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और लगाया गया बल स्थिर रहे तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी पिछले एक क्वेश्चन में F इज इक्वल टू एम ए से ए का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ठीक है। तो A1 मान लो एफ अपॉन एम है, A2 जहाँ पे मास को दुगना कर दिया गया है तो एफ अपॉन 2m हो जाएगा। एफ अपॉन एम को A1 लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि A2 जो है A1 का आधा है, ठीक है, यानी कि जो नया वाला एक्सेलरेशन है वो हाफ हो गया है, एक्सेलरेशन हाफ्स, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ अ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ 10 kg ऑब्जेक्ट व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? अगर 10 किलोग्राम की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पादित त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, इक्वल टू फोर्स कितना दिया हुआ है 50 और मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। 10 से जब 5 आ जाएगा कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच लॉ एक्सप्लेन्स वाई पैसेंजर्स लर्ज फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप्स? कौन सा नियम समझाता है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब हम बस में बैठे रहते हैं, ठीक है, मान लो तुम बस में बैठे हुए हो और अचानक से ब्रेक लगता है, ठीक है, तो अचानक से ब्रेक जब लगता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं कि नहीं? तो वो गिरते हैं, तो ये पूछ रहा है कि वो क्यों गिरते हैं, कौन से लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा शरीर बस से जुड़ा रहता है सीट पे बैठे वक्त, लेकिन ऊपरी शरीर जो होता है वो बस से नहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। वो बस के अलावा कहीं और अपना रेस्ट पे रहता है या मोशन में रहता है, जो भी कह लो, और जो नीचे वाला शरीर रहता है वो बस के साथ हम लोग का मोशन कर रहा होता है, ठीक है। अब अचानक से हमारे ऊपरी शरीर पे फोर्स लग जाता है आगे की तरफ, इसलिए जैसे ही ब्रेक लगता है बस में वैसे ही हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट इज द नेट फोर्स? यदि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कुल बल कितना होगा? मान लो ये एक डिब्बा है, इस पे एक इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका सॉल्व करो। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही एग्जांपल ले लिया था गलती से, 10 माइनस 5 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 5 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन बी। इसी के साथ आज का फिजिक्स का क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। इस चैप्टर से इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, चिल मारो, ठीक है, टेंशन वेंशन मत लो, मस्त क्वेश्चन लगाओ। आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।